हाँ तो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? मेरे हिसाब से बढ़िया हाल चाल होंगे। ठीक है। और बस अब हम लोग जो है लास्ट क्लास में कहाँ पर थे, पहले ये देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग EFI इनसाइड द कंडक्टर देख रहे थे। जब कैविटी के अंदर, कैविटी पहले तो कैविटी है और कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो लास्ट क्लास में हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था बच्चों कि ऐसे ऐसे केस में अंदर फील्ड भी जीरो होगी और कैविटी की सरफेस पे चार्ज भी जीरो होगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक आज मैं लेने जा रहा हूँ और इसका एग्जाम्पल ये है कि नेट चार्ज क्यू ऑन देयर स्फेरिकल शेल। ठीक है। नेट चार्ज क्यू इज गिवन टू, इसको यूं लिख सकते हैं, नेट चार्ज क्यू is given to is the given to इसको भी हटा देता हूँ, गिवन टू द थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है। तो फाइंड EFI एंड पोटेंशियल। EFI का मतलब क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल एट सी ड्यू टू सरफेस चार्ज। अगर आपको याद हो तो यही सेम क्वेश्चन सॉलिड स्फीयर के केस में भी पूछा गया था। सॉलिड स्फीयर के केस में भी अंदर फील्ड जीरो थी, नेट फील्ड, अगर आपको याद हो, और पोटेंशियल यूनिफॉर्म था। यहाँ पर भी वही चीज़ होगी। यहाँ पर भी हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये क्या मैं कह सकता हूँ कि ये थिन स्फेरिकल शेल के अंदर एक कैविटी है जो स्फेरिकल है और लगभग स्फेयर के साइज के बराबर है, इसलिए ये स्फेरिकल शेल बन गया। अब कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। और बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मैं क्या कह सकता हूँ? dV/dr इन एवरी डायरेक्शन विल बी जीरो। दैट मीन्स पोटेंशियल अभी भी यूनिफॉर्म होगा। अभी भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, मतलब सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी काम करना होगा जिस तरीके से हमने सॉलिड स्फीयर में काम किया था। तो इन दिस केस एग्जैक्टली सेम। तो पोटेंशियल एट सी ड्यू टू सरफेस चार्ज क्यू पूछा गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है, तो यहाँ पर भी ई नेट एट सी जो है वो किसके बराबर होगी बच्चों? ई नेट एट सी, ई नेट एट सी अगर सी की बात करें तो जीरो होनी चाहिए, अभी भी तो बात कर रहे हैं। और ये किसके किसके वेक्टर समेशन के बराबर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। ठीक। तो यहाँ से बच्चों Q1 के कारण फील्ड निकालना हमें आता है और दोनों का समेशन चूंकि हमें पता है, तो ये आ जाएगा -(E)Q1। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q1 के कारण होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अपोजिट पॉइंट C पर होगी। दैट मीन्स अगर बच्चों मैं इस डायरेक्शन को आर कैप बोलता हूँ, बोल देता हूँ, क्या दिक्कत है इस डायरेक्शन को, तो Q1 पर, जो Q1 के कारण फील्ड है किस पर? एट सी। एट सी आप लिख लीजिए तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पर भी तो एट सी लिखा हुआ था ना, तो सी पर फील्ड का डायरेक्शन बोलिए सबसे पहले। तो ये Q1 है, Q1 को पॉजिटिव मानते हुए यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन ये होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव साइन आया है तो इसका मतलब आर कैप। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड होगा कि Q1/r² और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर कैप। माइनस साइन अब आने के बाद ही आर कैप है, अब माइनस इसके बाद फिर फर्दर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू Q1 एट सी का डायरेक्शन ये है, जबकि आर कैप का डायरेक्शन हमने ये लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मान लीजिए हमसे पोटेंशियल पूछा गया है सी पर, तो सी पर पोटेंशियल भी कैसे निकाल सकते हैं? फिर से वही चीज, पोटेंशियल एट सी निकालना बहुत आसान है, पता है कैसे? मतलब V ड्यू टू सरफेस एट सी प्लस V ड्यू टू Q1 एट सी। तो सरफेस के कारण सी पर बोलिए, तो मैं बोलूँगा सरफेस के कारण जो चार्ज है ना वो कैसा भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर एक छोटे से छोटे चार्ज की डिस्टेंस, डी क्यू चार्ज यहाँ ले लीजिए, डी क्यू चार्ज यहाँ ले लीजिए, स्फेयर, इस स्फेयर पर
dq चार्ज कहीं भी ले लीजिए, उसकी सी पॉइंट से डिस्टेंस आर ही होगी। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं के क्यू बाई आर। ठीक है। अब आते हैं Q1 के कारण फील्ड एट सी, तो सीधा सीधा पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दीजिए भाई। वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा सीधा एडिशन होगा। ठीक है। हाँ ये जरूर है, ड्यू टू सरफेस पूछा गया है, तो ड्यू टू सरफेस अगर केवल पूछा गया है तो हम उसके लिए भी हमें सी पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वही क्यू की डिस्टेंस हर जगह से सेम है। अब पता है इसी में क्वेश्चन ये पूछा जाए हमको कि यहाँ पर पॉइंट ए है, इस जगह एक काम करते हैं, यहाँ पर पॉइंट ए ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से R1 डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, R1 डिस्टेंस पर, ये 90 डिग्री है। और मान लीजिए हमसे पूछा गया पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस, ड्यू टू सरफेस एट ए पर सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल क्या होगा। तो यहाँ पर भी वापस से सॉलिड स्फीयर की तरह हम ये काम कर सकते हैं, जैसा कि हमने सॉलिड स्फीयर में किया था। क्या किया था, V एट ए, या उल्टा लिखते हैं V ड्यू टू सरफेस एट ए प्लस V ड्यू टू Q1 एट ए इक्वल्स टू VC, बिकॉज इसके अंदर हर जगह पोटेंशियल यूनिफॉर्म है। ये बात अपन पहले ही लिख चुके हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, V यूनिफॉर्म लिख चुके हैं ना बच्चों। तो बस अब यहाँ से ये हम निकाल चुके हैं, देखिए आप ये निकाल चुके हैं। ठीक है, ये निकालना इजी है क्योंकि Q1 से डिस्टेंस पता है, तो बस आ गया। V ड्यू टू सरफेस, पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस एट ए बराबर VC, दैट इज के Q1 अपॉन रूट ओवर VC, सॉरी ये वाला, तो Q1 अपॉन स्मॉल r प्लस के कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R माइनस V ड्यू टू Q1, माइनस जो है वो ड्यू टू Q1, ये वाला इस साइड आ जाएगा एट ए। तो Q1 के कारण ए पर पोटेंशियल निकालने के लिए ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं माइनस के Q1 अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। अब देखो यार, ये बात तुम्हें बता दें कि ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी फिर से कह रहा हूँ कि थिन स्फेरिकल शेल के केस में और सॉलिड स्फीयर के केस में सेम रिजल्ट आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आगे की कहानी क्या है जरा वो देखते हैं। एक मिनट रुकेगा, आ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। ठीक, चलिए हो गई ये बात कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग केस नंबर 2 पर। अगर कैविटी के अंदर नॉन जीरो चार्ज रखा होगा तो क्या होगा। मतलब ये कि इस बार मान लीजिए ये कोई स्फीयर है, कंडक्टर है, या स्फीयर मानिए चाहे ना मानिए कोई ज़रूरत नहीं, ये एक कैविटी है, मतलब ये मीट ऑफ द कंडक्टर है। मीट ऑफ द कंडक्टर पता है ना भाई, जहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल है वो। अब इस पर चार्ज मैंने मान लीजिए Q1 दे दिया और यहाँ पर स्मॉल चार्ज Q है, और मान लीजिए यहाँ पर चार्ज Q2 है। मान लीजिए कि नेट चार्ज कंडक्टर का 0 है, नेट चार्ज ऑन कंडक्टर इज 0। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या बातें कहेंगे। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट, चार्ज ऑन द surface of cavity will be, charge on the surface of cavity will induce and equal and opposite
and will be equal and opposite dues and will be equal and opposite to the charge inside the cavity. Charge inside the cavity. ठीक है, देखो जरा क्या बताया है मैंने बताया है बच्चों कि अगर आपने यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है, इस जगह क्यू चार्ज रखा है, तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज अपीयर हो जाएगा। ये लीजिए साहब, मतलब ये माइनस अपोजिट होगा साइन में और एग्जैक्टली उसी के बराबर होगा जो कैविटी के बराबर है मॉड्यूलस में। तो माइनस क्यू चार्ज कैविटी के अंदर आ जाएगा। अब इसका रीज़न जानते हैं, ठीक है, इसका रीज़न हम बता सकते हैं। मैंने क्या किया, एक जस्ट आउटसाइड द कैविटी एक गॉसियन सरफेस ली। ये गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड द कैविटी, साइड द कैविटी कहाँ से पास हो रही होगी? इन द मीट ऑफ द कंडक्टर, इन द मीट ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के पासिंग थ्रू, मतलब मीट ऑफ द कंडक्टर उससे पास हो रही है। अब मीट ऑफ द कंडक्टर से पास हो रही है बच्चों, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मीट ऑफ द कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बचपन से पता है भाई, क्या होती है? ज़ीरो होती है, ई नेट। अरे भैया पढ़ा चुके हैं अपन, हम आपको, है ना, कि कंडक्टर के मीट के अंदर नेट फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होती है बच्चों? ज़ीरो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। ठीक है, चलिए अब बताइए, हमने इस गॉसियन सरफेस से अगर फ्लक्स देखें तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना होगा? फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना होगा? क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए में ई हर पॉइंट पर कितना है? ज़ीरो, तो ये कितना आ जाएगा? ज़ीरो। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। दैट मीन्स टोटल क्यू एनक्लोज्ड ज़ीरो होना चाहिए। मतलब ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर क्यू नेट ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ एक क्यू रखा हुआ है और यहाँ पर है वो सरफेस, किसकी सरफेस है बोलो? यहाँ पर कंडक्टर की कैविटी की सरफेस है। स्पेस में और कोई जगह बची क्या? नहीं बची, तो सिर्फ कैविटी की जगह बची। तो अगर गॉसियन सरफेस में नेट चार्ज को ज़ीरो होना है तो यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा, नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर कितना है बच्चों? ज़ीरो। अगर यहाँ पर आपने माइनस क्यू लिया, ठीक है, तो बताइए टोटल ऊपर वाली सरफेस पे क्यू प्लस क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि नेट चार्ज क्या है? ज़ीरो है। तो माइनस क्यू अगर इनर सरफेस पे अपीयर हो गया तो टोटल चार्ज Q1 करने के लिए नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर इज ज़ीरो, सॉरी Q1 नहीं होगा, नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर इज ज़ीरो है अगर, तो मैं गलती कर गया, तो बाहर की सरफेस पे सिर्फ Q आ जाएगा। ठीक, क्लियर? आपने कुछ दे दिया एक्स्ट्रा तो उसको भी, वो भी आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि हमने नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर ज़ीरो बोला है तो माइनस क्यू और बाहर प्लस क्यू आ जाएगा, और यहाँ पर रखा है Q2। ठीक, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, ये है पहला पॉइंट कि नेगेटिव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विल अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी। क्लियर? अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सही बताऊं तो इस पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब इस पे लोगों से गलतियां बहुत होती हैं, लोगों को पता भी नहीं होता है। तो इस सेकंड पॉइंट का मैं कोई प्रूफ नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि प्रूफ जो है वो यूनिकनेस थ्योरम से आता है और यूनिकनेस थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, प्रूफ तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर बताऊंगा कि दूसरा पॉइंट क्या है और उसके एप्लीकेशन ढंग से समझाऊंगा। ध्यान से सुनना, तो पूरा फोकस करना कि सेकंड पॉइंट है क्या, बजाय उसके प्रूफ के। ध्यान रखिएगा, तो प्रूफ में उलझ जाएंगे और असली चीज आपके मुद्दे से भटक जाएंगे जो सिलेबस में है। तो ये रही कंडक्टिविटी, ये है क्यू, तो ये सरफेस पे आ गया माइनस क्यू, ठीक है,
और ये है मीट ऑफ द कंडक्टर, टेंटनन 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 टेंटनन, ये आ गया मीट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर Q आ गया और यहाँ पर आ गया Q2 जो हमने वहाँ पर रखा था पिछले सिचुएशन में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए भाई, है ना। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट ए कंसीडर कर लीजिए, कोई पॉइंट ए। सिंस पॉइंट ए lies in the meat of the conductor, in the meat of the conductor, therefore in electrostatic condition पॉइंट ए पर ई नेट कितना होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? क्यों? क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होती है? 0। मैं चाय भी पीऊंगा, सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट ए पर फील्ड मैं क्या करता हूँ, 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। इस फील्ड को बच्चा लोग 2 हिस्सों में बांट देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। ए पर फील्ड 2 हिस्सों के कारण होगी। पहला, वो चार्ज जो कैविटी के अंदर है या कैविटी की सरफेस पे है, वो चार्ज जो कैविटी के अंदर है, ये Q हो सकता है, यहाँ पर स्मॉल Q1 Q2 Q3 बहुत सारे चार्ज होते, तो यहाँ इक्विवेलेंटली नेगेटिव आ जाता। तो जो चार्ज कैविटी के अंदर है वो, और जो कैविटी की सरफेस पे है वो, उनके कारण फील्ड को मैं बोल देता हूं E1। तो ये है EFI ड्यू टू चार्ज इनसाइड द कैविटी, ठीक है, प्लस ड्यू टू चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी, जो कैविटी की सरफेस है उस पर चार्ज, ठीक है, और जो उसके अंदर है उसके कारण फील्ड का क्या नाम दिया बच्चों? E1। E2 दूसरी फील्ड है E2। E2 को मैं क्या बोल रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। E2 है EFI, इसको 2 ऐसे डिवाइड कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। EFI ड्यू टू चार्ज आउटसाइड द कंडक्टर, मतलब यहाँ Q3, यहाँ Q4, यहाँ Q5 ऐसे रखा हुआ है, और साथ ही साथ इसकी सरफेस पे चार्ज। तो किसके कारण? यहाँ पर फील्ड 2 कारणों से हो सकती है। हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया नेट फील्ड को, एक कैविटी के अंदर की दुनिया प्लस सरफेस के चार्ज, दूसरा कंडक्टर के बाहर की दुनिया और कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज, इन सब का समेशन। ठीक है, तो EFI ड्यू टू चार्जेस outside the conductor plus charges on the surface of conductor। ये शायद मेरे पीछे आ रहा होगा, अभी मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप समझ जाएं मैंने क्या बताया है। तो मैंने बताया EFI ड्यू टू चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर, सॉरी आउटसाइड द कंडक्टर, मतलब जो Q2 दिख रहा है आपको वो, ठीक, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्लस EFI का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्लस वो चार्ज जो कंडक्टर की आउटर सरफेस पे है, उन सबके कारण ए पर फील्ड, इसको मैंने E2 बोला। तो अभी तक कोई पॉइंट कोई बताया नहीं है, बस बताने के लिए ये मेरी प्रिपरेशन है। सेकंड पॉइंट अब बताने जा रहा हूं। सेकंड पॉइंट इज बोथ आर इंडिविजुअली जीरो, मतलब फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू चार्जेस इनसाइड द कैविटी प्लस सरफेस ऑफ द कैविटी इज इंडिपेंडेंटली 0। ठीक है, फिर EFI ड्यू टू चार्जेस आउटसाइड द कंडक्टर प्लस चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इन दोनों के कारण एट पॉइंट ए इज इंडिपेंडेंटली 0।
ठीक है, तो इसको ना मैं एक लैंग्वेज में लिखवाता हूँ, बच्चों का उससे बहुत फायदा होता है। बच्चों की भारी डिमांड आई है कि सर ये नोट्स अगर पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएं तो मज़ा आ जाएगा। तो बच्चों, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है एमबी सर फिजिक्स वाला, जिसका लिंक हर बार यूट्यूब में आता है, उस चैनल पर आपको मैं ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये नोट्स एक साथ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा टॉपिक, तो कंडक्टर के जो अभी नए शुरू किए हैं, पहले पुराने वाले नोट्स तो मुझे पता नहीं कहाँ है, लेकिन अब मैं नए नोट्स जो बना रहा हूँ वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं लिखवाने जा रहा हूँ क्या, E1 बराबर जीरो का इंडिपेंडेंट मीनिंग आपको लिखवाता हूँ। तो E1 बराबर जीरो, E1 बराबर जीरो का इंडिपेंडेंट मीनिंग क्या है? इट इम्प्लाइज दैट, इसको इस तरीके से लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ in terms of EFI, effect of charges inside the conductor, effect of charges inside the conductor नहीं, inside the cavity plus on the, वहां जो लिखा है on the surface of cavity। थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूं इसलिए लिखवा रहा हूं, ये सेम बात नहीं है, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बात है। ठीक है ना, वही बताऊंगा ऐसा क्यों है। ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी इज जीरो, जीरो, अब जो लिखवाने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इज जीरो एवरीवेयर, इज जीरो एवरीवेयर आउटसाइड द कैविटी, सॉरी एवरीवेयर आउटसाइड द, हाँ सही है, आउटसाइड द कैविटी, इवन आउटसाइड द कंडक्टर। यार ये बहुत ऑब्वियस बात है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं जाता। क्या मैं कह रहा हूं मैं बताता हूं। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ एक कैविटी है, यहाँ मैंने Q1 रखा, यहाँ Q2 रखा, मान लीजिए यहाँ Q3 रखा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया जो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का नेगेटिव होगा। फिर यहाँ पर टोटल चार्ज मान लीजिए कैपिटल Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ E1 जो है वो सिर्फ यहाँ पॉइंट ए पर जीरो तो होगी, ये तो बता ही चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ कैविटी के बाहर हर जगह जीरो होगी, E1 हर जगह जीरो होगी, हर जगह, पूरे दुनिया में हर जगह। What is E1? याद दिलाता हूँ, E1 is the field due to charges inside the cavity as well as on the surface of the cavity। कैविटी के बाहर हर जगह इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इफेक्ट जीरो होगा, हर जगह, हर जगह। ठीक, अब E2 बराबर जीरो का मीनिंग समझाता हूँ इसी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, ध्यान रखिएगा। E2 बराबर जीरो का मतलब समझिएगा, इन टर्म्स ऑफ, फिर से EFI का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ EFI, effect of charges outside the conductor, plus on the outer surface of conductor is zero everywhere, ध्यान से सुनना, everywhere inside the outer surface of conductor, मतलब even inside the cavity। गुरुजी क्या कहना चाहते हैं आप? फिर से बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ ये है कंडक्टर भाई, ठीक है, ये कंडक्टर है, यहाँ पर कैविटी है, ये है कंडक्टर का मीट। ठीक, ये आ गया मीट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अच्छा अब ये मीट ऑफ द कंडक्टर है, ध्यान रखना, मीट ऑफ द कंडक्टर में फिर से चार्ज रखे हुए हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो उसी के इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो Q1 ये वाला, Q2 ये वाला और Q3 ये वाला। मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों,
इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण नेट फील्ड को मैंने E2 यहाँ बोला था और कहा था ये ज़ीरो होती। मैं कह रहा हूँ E2 हर जगह ज़ीरो है इनसाइड द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर इवन इनसाइड द कैविटी। मतलब E2 यहाँ पर भी ज़ीरो है, E2 यहाँ पर भी ज़ीरो है। व्हाट इज E2? E2 इज द इफेक्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, effect of charges on the surface of the cavity or on the surface of the outer surface of the conductor as well as charges lying outside the conductor is zero everywhere inside the outer surface of conductor even inside the cavity। ये मैंने आपको बताया है। क्या है मेरी ये बात समझ में आ गई भाई? इसका प्रूफ मैं नहीं देने जा रहा हूँ, कभी लगेगा टाइम है मेरे पास तो अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसके प्रूफ के लिए, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, कई बार बच्चे पूछते हैं तो बता भी देता हूँ, टाइम अगर होता है तो। फिलहाल अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप इस पे समय दीजिएगा। आप इसको समझने में मेरा मानना है थोड़ा सा स्लो, धीरे धीरे, प्लीज़ स्पीड में मत चलाइएगा इस वीडियो को, है ना। ढंग से समझिएगा, आसान नहीं है समझना। ऐसा लगता है समझ में आ गया लेकिन एक्चुअल में नहीं आया। जब तक खुद से पेन पेपर लेकर के पूरी चीज़ को टीचर बन करके, फिनमैन टेक्निक याद है, टीचर बन करके एक्सप्लेन नहीं कर लेते हो तब तक आपको लगेगा आपको समझ में आया लेकिन एक्चुअल समझ में नहीं आया। जब ये आप काम कर लें तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। उस क्वेश्चन को देखें। मैं सोल्यूशन तो जाहिर सी बात है चूंकि मैं वीडियो में बना रहा हूँ इसलिए मैं सोल्यूशन तो एज इट इज़ आपको दे दूंगा। आप इसको पॉज करिएगा, पॉज करने के बाद थोड़ा सा समय दीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। ठीक है ना जी? ठीक, अच्छा जी, ये अगले पे आता है। तो अगले पेज पर वो क्वेश्चन मैं देखने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, जरा समझते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों, मान लीजिए ये है कंडक्टर, ये है दो कैविटी, एक नहीं है दो कैविटी है भाई। हमने समझाया एक के लिए था, ये क्या कर देते हैं गुरुजी, इसी में तो मज़ा है। इसके सेंटर पर Q1 चार्ज, इसके सेंटर पर Q2 चार्ज। तो इसके Q1 के कारण यहाँ पर बच्चों कितना आएगा, -Q1 आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पर इसकी सरफेस पे कितना आएगा, -Q2। क्या है ये कंडक्टर है मोटा सा। हाँ, ये मीट है, मीट ऑफ द कंडक्टर। अंदर दो शेल नहीं रखे हैं भाई, अंदर कैविटी हैं दो, स्फेरिकल कैविटी। ठीक है, चलिए यहाँ पर Q1 आया, Q2 आया और मैंने Q1 दे और दिया इस पे कैपिटल Q1। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर एक Q2 भी रखा हुआ है, इस जगह एक हमने Q2 चार्ज और रख दिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन 1, फोर्स अप्लाइड बाय पॉइंट चार्ज Q1 ऑन Q2 क्या होगा। मतलब ज़ीरो और नॉन ज़ीरो, बस इतने में आंसर देना है आपको। ठीक, अब पॉज दीजिएगा और सोचिएगा। ठीक है, मैं आंसर बताता हूँ। आंसर है नॉन ज़ीरो। क्यों है आंसर नॉन ज़ीरो? आंसर नॉन ज़ीरो इसलिए है भैया कि जब मैं कूलम्स लॉ पढ़ा रहा था, आप मेरे पुराने लेक्चर देखेंगे तो आपको याद हो मैंने कहा था फोर्स अप्लाइड बाय वन पॉइंट चार्ज ऑन अनदर पॉइंट चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन देम। तो वहाँ पर जब मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी तो गलत तो नहीं पढ़ाई होगी भाई, सही पढ़ाई होगी। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने ये बात बताई थी ये किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। तो अगेन दिस इज के Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जहाँ पर R12 है। ठीक है, नॉन ज़ीरो ही होगा। तो फिर सर अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, बताता हूँ अभी अभी क्या पढ़ा है हमने, वो दूसरे क्वेश्चन से समझ में आएगा। फोर्स अप्लाइड बाय Q1 and induced and surface charge minus Q1 and surface charge minus Q1 is applied by Q1 and surface charge minus Q1 on point charge Q2। अब अगर मैं ये पूछूंगा ना बच्चों तो इसका आंसर ज़ीरो होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ज़ीरो होगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन एंड सरफेस चार्ज माइनस Q1। तो ये वही वाली बात आ गई कि ये और ये इन दोनों का टोटल इफेक्ट कंबाइंड इफेक्ट
इस पर कितना होगा। और ये तो मैंने बता ही दिया था आपको कि कैविटी के बाहर एवरीवेयर, हर जगह यहाँ भी जीरो, 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 हर जगह जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका और इसका कंबाइंड इफेक्ट Q2 पर कितना होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो होगा, तो फोर्स भी कितना लगेगा, जीरो। क्लियर है जी? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे और देखते हैं आप उसका क्या जवाब देते हैं, और जैसा मैंने बताया पॉज करके देखिएगा प्लीज। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फोर्स अप्लाइड बाय force applied by this Q2, capital Q2 by Q2 on Q1, Q1 पॉइंट चार्ज जो कैविटी के अंदर रखा हुआ, Q2 कौन सा पॉइंट चार्ज है, जो कैविटी के बाहर रखा, जो कंडक्टर के बाहर रखा हुआ, दैट इज Q2, कैपिटल Q2। ठीक है, बताइए जी क्या होगा, जीरो या नॉन जीरो? इसका आंसर है नॉन जीरो। अगेन फिर से वही कूलम्स लॉ, ये के कैपिटल Q2 स्मॉल q1 अपॉन आर कैपिटल Q2 और Q1 के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था वो क्या था, वो था अगला क्वेश्चन, फोर्स अप्लाइड बाय Q2 प्लस सरफेस चार्ज, कौन सा सरफेस चार्ज, Q1 प्लस Q2 प्लस कैपिटल Q1 ऑन पॉइंट चार्ज Q1 कितना होगा, ये जीरो होगा, ये कंफर्म जीरो होगा। ठीक है जी, तो है ना इंटरेस्टिंग चीज। अब मैं आपको ना कैविटी के अंदर, ये तो क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हो गए, अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं। दो पॉइंट बता चुका हूँ। पहला पॉइंट इंड्यूस चार्ज कितना होगा ये बताया था, दूसरा पॉइंट फिर मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया, तीसरा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो है फोर्स के बारे में। थर्ड पॉइंट क्या है वो बताता हूँ, फोर्स के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए ये कैविटी के अंदर एक चार्ज है, ये है कैविटी, ठीक है, सेंटर पर चार्ज रखा है, तो फोर्स कितना होगा, ये माइनस क्यू, ठीक, माइनस क्यू। तो मेरे हिसाब से पॉइंट चार्ज पर फोर्स, नेट फोर्स, भाई कैविटी के चार्ज के कारण फोर्स तो लगेगा ना क्यू पर, ये माइनस क्यू होगा, नेट फोर्स ऑन क्यू इस बार जीरो होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसका आंसर इस वीडियो में बताऊंगा ही नहीं। क्वेश्चन 2 है कि अगर कैविटी के अंदर चार्ज सिमेट्रिकली ना रख करके मैं यहाँ रख दूँ इस जगह, तो इस पर फोर्स जीरो होगा या नहीं होगा, और होगा तो किधर होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये बातें आप लोग मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट वीडियो में एक तो इसका आंसर बताऊंगा, और पता है कैविटी के कारण पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा, अर्थिंग के बारे में बताऊंगा, शेल के पोटेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। ढेर सारी बातें करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा रखना नहीं चाहता हूँ, इस कारण से अभी एंड करता हूँ। टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का पढ़ाऊँगा।